नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया पाठ पृष्ठ रसायन का शुभारंभ करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि पृष्ठ रसायन क्या होता है। देखिए, पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रिया, उसकी गतिविधि या उसके द्वारा जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है या प्रभाव उत्पन्न होता है, उन संपूर्ण प्रक्रमों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पृष्ठ रसायन कहलाता है। तो आपने समझा पृष्ठ रसायन। अभी आपको समस्या होगी क्योंकि यह सुचारू ढंग से या अच्छी तरह से आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे हम इसे समझने के लिए देखते हैं कि जब हम साबुन को किसी गंदे कपड़े पर, मान लीजिए ये क्या है, गंदा कपड़ा है, तो साबुन को जब हम कपड़े पर रगड़ते हैं तो जो कपड़े की सतह होती है वो सरफेस है, एक प्रकार की सतह है, वही क्या है, सरफेस बन गया। अब इस पर जो रिएक्शन होगा, जो क्रिया होगी, इसे हम अध्ययन करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा? सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। या दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, एक पात्र है और ये एक चॉक है, एक चॉक है। चॉक को हमने क्या किया, इस पात्र में भरे नीले रंग के विलयन में डुबा दिया। तो कुछ समय बाद देखेंगे, देखिए ये नीले रंग का एक विलयन है, ये एक पात्र है जिसमें नीले रंग का विलयन भरा हुआ है और ये चाक है। चाक को हमने नीले रंग के विलयन में डुबा दिया। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि चाक नीले रंग में चलने लगा, क्योंकि चाक का अणु नीले रंग के विलयन को अपने में शोषित कर लिया। तो आपने देखा कि यह शोषण प्रक्रिया हुई। इसका भी अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं? पृष्ठ रसायन में करते हैं। तो अब हम समझ गए हैं पृष्ठ रसायन क्या होता है, अर्थात किसी भी पृष्ठ पर या सतह पर लगने वाला बल या प्रक्रिया जिसमें हम उसके समस्त प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन कहते हैं। अब हम समझेंगे कि पृष्ठ रसायन में क्या आगे हमें पढ़ना है। हमको पढ़ना है, जो पृष्ठ रसायन में पहला भाग पढ़ना है वह है उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। अब प्रश्न उठता है, उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक क्या होते हैं? वैज्ञानिक वर्जीलियस ने देखा, वैज्ञानिक वर्जीलियस ने प्रयोगों द्वारा देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में यदि हम किसी बाह्य पदार्थ को मिला देते हैं, यदि हम किसी बाह्य पदार्थ को मिला देते हैं तो कुछ अभिक्रियाओं में क्या होता है? उनके वेग में परिवर्तन हो जाता है। कुछ अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन हो जाता है, या तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है या तो घट जाती है। तो इस प्रक्रिया को उन्होंने उत्प्रेरण कहा। और ऐसे पदार्थ को जिनकी उपस्थित में अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, अर्थात घट या बढ़ जाता है, ऐसे पदार्थों को उन्होंने उत्प्रेरक कहा। आइए हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ पर है 2KCl2KClO3, नाम है इसका पोटेशियम क्लोरेट, ये इसका नाम है। इसको आपने गर्म किया तो ये साधारण ताप पर गर्म हुआ, एक निश्चित ताप पर गर्म हुआ, और ये पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन 3O2 में ये टूट रहा है। देखिए, जब आपने पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है। यह प्रक्रिया एक निश्चित चाल से हो रही है, लेकिन जब इसी अभिक्रिया में K2Cl यहाँ पे आप कर देंगे, ये 2KClO3 को लेंगे आप और इसे MnO2 के साथ क्रिया करा देंगे। किसके साथ? MnO2 के साथ क्रिया करा देंगे। तो इस अभिक्रिया का वेग कई गुना बढ़ जाएगा। किंतु उत्पाद वही बनेगा जो पहले बना था।
क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या है? 2KClO3। अगर हम इसी अभिक्रिया में 2KClO3 में क्या मिला दें? H3PO4 PO4 को मिला दें तो क्या होगा? तो ये 2KCl हो जाएगा प्लस 3O2, अर्थात उत्पाद वही रहेगा, लेकिन इस वाली अभिक्रिया में या इस प्रक्रम में क्या होगा? इस वाली अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग एकदम से घट जाएगा, एकदम स्लो हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि हमने देखा इस वाली अभिक्रिया में हम पोटेशियम क्लोराइड को सामान्यता पर गर्म कर रहे हैं, तब यह दो भाग में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में निश्चित चाल से टूट रहा है। इसी में हमने क्या किया? अब इसी वाली अभिक्रिया वही है, इसमें हमने एक बाह्य पदार्थ मिला दिया MnO2। जब बाह्य पदार्थ MnO2 को मिला दिया तो अभिक्रिया की वेग, जो अभिक्रिया का वेग कई गुना बढ़ गया। जब हमने इसको मिला दिया तो अभिक्रिया का वेग कई गुना बढ़ गया, लेकिन जैसे ही हमने इस अभिक्रिया में इसको H3PO4 को मिलाया, वैसे ही अभिक्रिया का वेग घट गया। क्या हुआ? यहाँ पर अभिक्रिया का वेग घट गया। तो आपने क्या देखा कि MnO2 की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ गया और H3PO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग घट गया। तो आप कहेंगे इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इन दोनों को हम कहेंगे उत्प्रेरक। क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। इन दोनों को हम कहेंगे उत्प्रेरक, क्योंकि इनकी ही उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग घट या बढ़ रहा है। तो आपने इसको देखा। उसके बाद आप कहेंगे इस संपूर्ण प्रक्रम को, मतलब इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इसे ही हम कहेंगे उत्प्रेरण। तो आप कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाया जाने वाला बाह्य पदार्थ जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं में MnO2 तथा H3PO4 उत्प्रेरक हैं और इस संपूर्ण प्रक्रम को उत्प्रेरण कहते हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक का वर्गीकरण। उत्प्रेरक का वर्गीकरण। तो देखिए, उत्प्रेरक का वर्गीकरण दो भाग में किया गया है। पहला है अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था पर अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था पर। तो इसके आधार पर उत्प्रेरक को दो भाग में बांटा गया है। पहला जो है समांग उत्प्रेरक या उत्प्रेरक, और दूसरा जो है विषमांग उत्प्रेरक। ये हो गया आपका। अब देखिए, प्रश्न उठता है कि समांग उत्प्रेरक क्या है। तो हम पहले पढ़ेंगे समांग उत्प्रेरक। तो देखिए, आप कहेंगे समांग उत्प्रेरक जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की भौतिक अवस्था अर्थात दृश्य रूप, जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था का मान एक हो अर्थात एक ही रूप में हो, तब इसे हम समांग उत्प्रेरक कहेंगे और यह परिघटना समांग उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे अभिकारक यदि आपका गैसीय अवस्था में हो तो उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में होना चाहिए। यदि अभिकारक आपका लिक्विड अवस्था में है या तरल अवस्था में है तो उत्प्रेरक भी तरल अवस्था में
होना चाहिए। यदि आपका उत्प्रेरक या अभिकारक किस रूप में है, ठोस है, अर्थात अभिकारक ठोस अवस्था में है, तो उत्प्रेरक भी किस अवस्था में होना चाहिए, आपका ठोस अवस्था में होना चाहिए। तो आइए हम इनके उदाहरण को समझते हैं। जैसे आपका 2SO2 प्लस, अब देखिए ये पहले हम समझते हैं किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में है। 2SO2 हमारा गैसीय अवस्था में है, प्लस O2 ये भी गैसीय अवस्था में है। तो अभिकारक किस रूप में मिला हमको, गैसीय अवस्था में मिला। अब NO नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या है, गैस है, ये भी गैसीय अवस्था में है। अब जो बनेगा इसके द्वारा 2SO3 ये गैस, तो हमने देख लिया कि ये क्या है, आपका समांग उत्प्रेरक का उदाहरण है। जैसे ये अभिकारक है SO2 गैसीय रूप में, ये ऑक्सीजन ये भी गैसीय रूप में, NO मतलब ये उत्प्रेरक है लेकिन किस रूप में है, गैसीय रूप में है। तो ये भी गैस और ये भी गैस, अर्थात इनकी दोनों की अवस्थाएं समान हैं, इन्हें हम समांग उत्प्रेरण कहेंगे। फिर अगला है हमारे पास विषमांग उत्प्रेरण, लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। अगला हमारे पास है CH3CHO ये किस रूप में है, वाष्प रूप में, वेपर रूप में है। तो यहाँ पे आपने कर दिया V, ये किस रूप में है, वाष्प रूप में है। अब क्या करेंगे, इसको आयोडीन कैसे होती है, वाष्प रूप में होती है, ये भी आयोडीन भी वाष्प रूप में होती है। अब ये क्या करेगा, ये बना लेगा मीथेन गैस और ये बनाएगा CH4 प्लस क्या बनाएगा यहाँ पर, CO बना लेगा। क्या बना लेगा, CO। तो ये भी गैस और ये भी गैस। एक बात ध्यान देना है आप, केवल हमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक से ही मतलब है। ये आपका एक अवस्था में होना चाहिए और ये अवस्था एक ही अवस्था में होनी चाहिए। इसकी अवस्था कुछ भी हो, इससे हमें मतलब नहीं है। तो हमने देखा कि ये किस रूप में है, एल्डिहाइड वाष्प रूप मतलब वेपर रूप में है, विस्पर रूप में है, और ये वेपर रूप में है। तो आपने देखा कि ये दोनों द्रव वाष्पीय रूप में है, इसलिए समांग उत्प्रेरण का उदाहरण हुआ। इसके बाद हम और उदाहरण इसके देखते हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास है RCOOR, ये है लिक्विड रूप में। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जल को ऐड कर लिया, चाहे जल आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, H2O ये लिक्विड रूप में है, ये किस रूप में है, लिक्विड रूप में है जल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा RCOOH प्लस ROH ये बन जाएगा। तो आपने देखा कि जब इसकी अवस्था क्या है, जलीय है मतलब लिक्विड है, और ये किस रूप में है, जल, ये भी लिक्विड रूप में है। तो देखा दोनों की अवस्थाएं समान है, समांगी उत्प्रेरण का ये उदाहरण है। अब हम अगला पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। क्या पढ़ेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण। देखिए इससे लिख देते हैं उत्प्रेरण। अब देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आप कहेंगे इसका उदाहरण है यहाँ पर देखिए N2 प्लस कर देंगे आप 3H2। तो देखिए ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में। अब यहाँ पे Fe ये किस रूप में है, सॉलिड मतलब ठोस रूप में है। 2NH3 अर्थात ये गैस को बना देगा। तो देखिए आपने क्या देखा कि ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन गैस है। ये दो अभिकारक हैं, जो अभिकारक हैं ये दोनों गैसीय रूप में है, लेकिन जो यहाँ पर Fe अर्थात उत्प्रेरक है वह यस अर्थात सॉलिड रूप में है, ठोस अवस्था में है। तो देखिए अभिकारक गैसीय रूप में हो गया और उत्प्रेरक ठोस अवस्था हो गया अर्थात सॉलिड रूप हो गया। तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं, इन दोनों की अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, अर्थात यह विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण होगा। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर 2H2, क्या देखते हैं 2H2 प्लस O2 ये दोनों गैसीय रूप में है, ये गैसीय रूप में है। अब आपने क्या किया, अभिकारक किस रूप में मिला आपको,
गैसीय रूप में मिला। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, Pt मतलब प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये क्या बना लेता है, 2H2O। क्या बना लेंगे आपके, 2H2O बना लेंगे। तो यह किस अवस्था का उदाहरण हो गया, यहाँ पे Pt क्या है, सॉलिड अर्थात ठोस है, तो ये भी विषमांग उत्प्रेरक का उदाहरण है। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर और भी उदाहरण जो कि आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो हमने इसको समझा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 4NH3 प्लस 5O2। अब इसे हम Pt मतलब प्लेटिनम, ये Pt किस रूप में है, सॉलिड रूप में है, और ये किस रूप में है, गैसीय रूप में है। ये दोनों गैसीय रूप में है। तो इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हुई, अलग अलग हुई। तो क्या हो जाएगा, ये 4NO हो जाएगा प्लस 6H2 हो जाएगा। ये भी विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। इसके बाद हम नया देखते हैं एक दो उदाहरण जो आपकी समझ में आसानी से आ जाए। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है आपका वनस्पति तेल। देखिए क्या लिखेंगे आप, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजनीकरण करेंगे। तो वनस्पति तेल प्लस H2 हाइड्रोजन लिखेंगे आप। जब इसको आप क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, देखिए इसको आप क्रिया कराएंगे तो ये आपका किसकी उपस्थिति में होगा, निकिल की उपस्थिति में। तो देखिए निकिल क्या है, एक धातु है। ये किस रूप में है, सॉलिड मतलब ठोस रूप में, और ये लिक्विड रूप में, ये गैसीय रूप में। ये गैसीय रूप में है, ये लिक्विड रूप में है, ये सॉलिड रूप में है। तीनों अवस्थाओं में अंतर है, इसलिए ये विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण होगा। ये बना लेगा वनस्पति घी बनाएगा। क्या बनाएगा, घी। तो आपने देखा कि वनस्पति तेल को जो लिक्विड रूप में है, हाइड्रोजन गैस है जो गैसीय अवस्था में है, निकिल उत्प्रेरक है जो ठोस अवस्था में है, के साथ हमने क्रिया कराया तो वनस्पति घी बना। ये जो उदाहरण दिया गया आपको, ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है आपका विषमांगी उत्प्रेरण का। साथ ही साथ एक दो और हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है लिखा गया है CO। क्या है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर Na हो सकता है, CO हो सकता है, Fe हो सकते हैं। चॉइस है मतलब मल्टीपल्स हैं, कोई एक आप ले सकते हैं। तो ये सभी किस रूप में है, ये सभी सॉलिड रूप में है। ये दोनों है आपका गैसीय रूप में, और ये भी गैसीय रूप में है। तो आपने क्या देखा, ये दोनों गैसीय रूप में है, ये सॉलिड मतलब ठोस रूप में है। क्या बना लेगा, ये बना लेंगे आपके, क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे आपके CO2 और हाइड्रोजन गैस। CO2 यहाँ पे ना बन करके, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने हाइड्रोजन से क्रिया कराया है, यहाँ पे 2H2 होगा। क्या होगा, 2H2 होगा। ये बना लेगा आपका CH3OH। क्या बना लेगा, CH3, क्योंकि 3 बार H है और यहाँ पे एक OH, ये बना लेगा। तो हमने इसको समझा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इसको ख़त्म किया। आगे अब पढ़ेंगे कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरक का वर्गीकरण। किसके आधार पर, कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरक का वर्गीकरण कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरक का वर्गीकरण। तो आज हमने जो कुछ पढ़ा उसे हम पुनः एक बार रिवाइज करते हैं। आज हमने पढ़ा पृष्ठ रसायन क्या है, परिभाषा देखा। उसके बाद हमने उत्प्रेरक को देखा, उत्प्रेरक को विस्तार से समझा। फिर हमने देखा उत्प्रेरक क्या है, इसके कई उदाहरण हमने लिया। और उसके बाद हमने देखा उत्प्रेरक का वर्गीकरण। उत्प्रेरक का वर्गीकरण अवस्था के आधार पर 2 भागों में किया गया। पहला किस रूप में था, पहला हमारा था समांग उत्प्रेरण, दूसरा था विषमांग उत्प्रेरण।
तो पढ़ते रहिए। जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।